प्यारे बच्चों, आप जहां भी हैं सुखी और स्वस्थ रहें। मैं विश्वकर्मा सर MA सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर चर्चा करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 4th यूनिट में जो है वो हम निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया से बात को आगे बढ़ेंगे। यानी शस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण, शीत युद्ध के बाद ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए उन प्रयासों में से उन्हीं प्रयासों का एक अवलोकन करेंगे। आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको पिछले दिए फाइनल में भी पढ़ चुके हैं और MA फर्स्ट सेमेस्टर में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में थोड़ा सा और व्यापक रूप से बताया जाना आवश्यक है। पहले हम देखेंगे शस्त्रीकरण, उसके बाद आएगा निःशस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण अर्थात अस्त्र शस्त्रों की होड़ का लगना। अब ये अस्त्र शस्त्रों की होड़ है क्या, ये विश्व व्यवस्था में ये हावी कैसे हुई, ये आई कैसे, तो इसी को हम थोड़ा सा शस्त्रीकरण पर एक दृष्टिकोण डालने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम देखने के बाद, जबकि उसमें अणु और परमाणु बम के प्रयोग और उसके दुष्परिणाम देखने के बाद लगभग 50 के दशक में अधिकांश देश इस उपनिवेशवादी व्यवस्था यानी गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए, खुद अस्तित्व में आए, यानी उपनिवेशवादी व्यवस्था कमजोर पड़ी और स्वविवेकी माने स्वतंत्रता की अवधारणा ने जो है उसने पनपना शुरू किया। इसी दरमियान भारत, पाकिस्तान सहित और बहुत सारे देश ब्रिटिश हुकूमत से या अन्य किसी भी प्रकार की उपनिवेशी व्यवस्था से मुक्त हुए और इस उपनिवेशी व्यवस्था से जब वो मुक्त हुए तो अब उनके सामने खुद के विकास का या अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक प्रमुख जो स्थिति थी, जो प्रमुख मुद्दा था, वो इन देशों के सामने प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया। अर्थात कहने के मेरे मतलब कि ये जो उपनिवेशी राष्ट्र थे वो उपनिवेशी व्यवस्था में रहते हुए अपनी आंतरिक गतिविधियों या अर्थव्यवस्था के खिलाफ या देश की सुरक्षा के खिलाफ जो है वो इतने शोषित हो चुके थे, इतने पतित हो चुके थे, उनका इतना दोहन किया जा चुका था कि आजादी के बाद इन देशों को अपना अस्तित्व बनाए रखना या स्वयं के पैरों पर माने खड़े होना, यानी स्वयं इन देशों को स्टैंड होना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान बनाए रखने के लिए दुनिया के लगभग सभी देश, क्योंकि बड़े बड़े देश जो थे वो तो पहले से शक्ति संपन्न थे, लेकिन जो ये छोटे छोटे नवोदित राष्ट्र जो उभर करके आए, इन राष्ट्रों ने अपनी मजबूती के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए और अपने को विश्व व्यवस्था में लेवल पर लाने के लिए उन्होंने जो है वो एक शस्त्रीकरण की होड़ सी लगा दी। मतलब हर देश शक्ति संपन्न बनना चाहता था या बनने का प्रयास करना चाहता था। हर देश अन्य देशों से अपनी आंतरिक या बाह्य सुरक्षा करना चाहता था। हर देश आत्मनिर्भर बनना चाहता था। हर देश मजबूत शक्ति संपन्न बनना चाहता था। हर देश चाहता था कि मेरे पास तमाम वैज्ञानिक उपकरण हो, तमाम अस्त्र शस्त्र हो, जिनके आधार पर मेरा अस्तित्व भी जो है अन्य देशों के सामने एक अच्छी स्थिति में रहे। तो इस प्रक्रिया में अच्छा, और दूसरी विश्व युद्ध में एक चीज और हुआ था कि अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे जापान के ऊपर, उन परमाणु बमों का एक प्रभाव स्थापित हुआ था। प्रभाव मतलब अगर वो परमाणु बम न गिराए जाते तो हो सकता है कि विश्व युद्ध भी समाप्त न होता या कुछ दिन और चलता। तो कहने के मेरे मतलब कि ऐसी इस स्थिति से निपटने के लिए और उन देशों के सामने ये एक आवश्यकता थी
आवश्यकता भी थी, कहना चाहिए कि उन देशों का जो स्व अस्तित्व है वो किस प्रकार से कायम रहे। कल उनके ऊपर कोई उनका पड़ोसी देश या कोई भी बड़ी महाशक्ति उनके इस अस्तित्व को संकट न पहुंचाए, संकट उत्पन्न न करने पाए और ये देश खुद के लिए माने स्वावलंबी बन सके। इस मूल भावना ने और अच्छा इसके बाद अब आर्थिक व्यवस्था से उबारने के लिए या आर्थिक व्यवस्था की मजबूत करने के लिए दुनिया के लगभग सभी छोटे देशों में, उपनिवेश से आजाद होने वाले देशों में इस प्रकार की एक लगभग अस्त्र शस्त्रों की होड़ सी लग गई। बहुत सारे हर देशों में आविष्कार किए जाने लगे, बहुत सारे देशों में इस प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने लगे और बहुत सारे संसाधनों का या आणविक परमाणुविक शस्त्रों का आयात या निर्यात किया जाने लगा। तो इस आयात और निर्यात में सारे देश जो है शक्ति संपन्न बनने का प्रयास करने लगे। तो इस शक्ति संपन्नता की जो भावना थी उसने विश्व की व्यवस्था पर एक खतरे का भी आभास कराया। खतरे का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान दो देश हैं, दोनों अणु और परमाणु संपन्न हैं या बन सकते हैं और इन दोनों देशों के बीच में अगर मान लीजिए कभी कोई युद्ध होता है या कोई बहुत बड़ी गंभीर सीमा समस्या आती है या किसी भी प्रकार का कोई दोनों देशों के बीच में मतभेद होता है, तो इन मतभेदों के कारण अगर किसी भी देश ने इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर दिया तो उससे सामान्य की जनमानस की हानि ही होना है। तो कहने के मेरे मतलब कि इस शस्त्रीकरण की प्रक्रिया ने विश्व की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकट यानी खतरा पैदा कर दिया। तो उससे बड़े देश छोटे देश से छोटे देश जो है बड़े देशों से आतंकित या भयभीत होने लगे या बड़े देशों से छोटे देश कहना चाहिए डरने लगे और इस डर से निकलने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के हथियारों का जो है वो संग्रह करना शुरू कर दिया। इसी को हम लोग शस्त्रीकरण करते हैं, यही शस्त्रीकरण की प्रक्रिया। अब जब शस्त्रीकरण होगा, सारे शस्त्र इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक है कि उनका कहीं ना कहीं प्रयोग होगा, उनका कहीं ना कहीं परीक्षण होगा, उनका कहीं ना कहीं आयात निर्यात होगा। तो जिन देशों के पास अगर ऐसे संसाधन नहीं है तो उनके पास उसकी आपूर्ति होगी, अगर आपूर्ति होगी तो इसका खतरा जो है वो बना रहता है। तो इन सारी चीजों को ही शस्त्रीकरण कहते हैं। तो अब अच्छा उसके बाद मैं चीजें और बताना चाहूंगा थोड़ा सा आपको बीच में कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कि जो विश्व की जो व्यवस्था निर्मित हुई यानी जो बनी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार से और ज्यादा खतरनाक हो गई। क्यों खतरनाक हो गई? क्योंकि ये जो दुनिया दो गुटों में बटी यानी पूंजीवाद और साम्यवाद का ये जो प्रभाव कायम हुआ, ये दुनिया के लिए इसका प्रभाव और भी खतरनाक दिखने लगा, यानी और भी दुनिया के लिए जो है वो संकट का कारण या खतरे का कारण बन गया। अब हुआ उसका परिणाम ये हुआ ये कि जो देश जिस गुट के हैं या जिस गुट के सपोर्टक हैं, समर्थक हैं, पड़ोसी हैं या मानने वाले हैं, उन देशों का पूंजीवादी देशों से या पूंजीवादी देशों का साम्यवादी देशों से मतभेद और या विरोध जो है ये खुलकर सामने आए। तो इस मतभेद और खुलकर के सामने आने का दुष्परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बीच में दो देशों दो गुटों के बीच में एक शीत युद्ध की स्थिति यानी ठंडे कोल्ड वार की स्थिति जो है पैदा हो गई। और इस शीत युद्ध में माने वैचारिक युद्ध जिसे कहते हैं, भावनात्मक युद्ध जिसे कहते हैं या अस्त्र शस्त्र विहीन युद्ध जिसे कहते हैं और या जिसे साइलेंट युद्ध भी हम कह सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो ये स्थिति पैदा हुई, ये स्थिति सेकंड वर्ल्ड वार से और ज्यादा खतरनाक का मतलब यह है कि आप ना चाहते हुए भी युद्ध की स्थिति में हैं, ना चाहते हुए भी आपकी इच्छा नहीं होने के बाद भी
आप युद्ध की विभीषिका के लिए जो है लालायित हैं या कहीं प्रेरित हैं। तो इस प्रकार की ये जो भावना है, ये नवोदित राष्ट्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी यानी वार्निंग का काम करी। तो इस चेतावनी से जो नवोदित राष्ट्र थे वो अपने आप को दूर रखने के लिए, इनसे अलग रखने के लिए भी वो सारे राष्ट्र आत्मनिर्भरता का प्रयास करने लगे, ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो वो अपनी संप्रभुता की, अपनी सीमाओं की यानी अपनी आत्मरक्षा वो कर सके। तो इस शस्त्रीकरण के बढ़ते प्रभाव ने शीत युद्ध के काल में इस शस्त्रीकरण ने दुनिया के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा किया। खतरा ये पैदा किया कि अगर अब कहीं अगर ऐसा युद्ध होता है तो उसमें ये जो छोटे छोटे सभी राष्ट्र हैं वो सभी शक्ति संपन्न है, और स्वाभाविक है कि जब शक्ति संपन्न है तो अपनी इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी हो, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका प्रयोग भी हो कर सकते हैं या करेंगे। तो ये जो शस्त्रों की होड़ वाली जो स्थिति थी ये दुनिया के लिए और बड़ा संकट का कारण बनी, और इस संकट से निपटने के लिए शीत युद्ध काल में भी अधिकांश देशों द्वारा इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि ये जो अस्त्र शस्त्रों की होड़ है ये किस प्रकार से कम हो, या किस प्रकार से रोक लगाई जा सके, या किस प्रकार से इन अस्त्र शस्त्रों के आयात या निर्यात को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, या अस्त्र शस्त्र उत्पादक देशों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सके कि अगर वो इन अस्त्र शस्त्रों का निर्यात भी करते हैं इनका, तो उनके पीछे कोई ऐसी आवश्यक शर्त लगाई जाए कि इनका प्रयोग, इन विषैले खतरनाक हथियारों का प्रयोग सामान्यतः स्थिति में न कर सके। तो ये जो भावना, ये खतरे की जो एक मूल भावना पैदा हुई, इस मूल भावना के प्रयास का नाम ही हम निःशस्त्रीकरण देते हैं। निःशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रीकरणों का न होना, प्रयोग न होना, उत्पादन न होना, परीक्षण न होना, व्यापार न होना, आयात निर्यात न होना। तो इस सारी प्रवृत्ति को जो है हम लोग निःशस्त्रीकरण करते हैं। इस निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया का जो शुभारंभ है वो मैंने 60 के दशक से गति पकड़ता है, और दुनिया जो है आगामी विश्व के इन खतरों से अपने आप को मुक्त करने के लिए ऐसे प्रयासों को आवश्यक समझने लगी। तभी से ये निःशस्त्रीकरण शब्द जो है अस्तित्व में आया, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। निःशस्त्रीकरण हम कहेंगे किसे है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ। निःशस्त्रीकरण का व्यवहारिक रूप से आशय सभी शस्त्रों के पूर्ण परित्याग, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण रोक लगाने से है, और कुछ इस प्रकार के परित्याग या रोक से लेकर के शस्त्रों के नियमन और नियंत्रण से भी इसका आशय लगाया जाता है। निःशस्त्रीकरण एक जटिल शब्द है जिसके अर्थों के कई पक्ष हैं। सामान्यतः निःशस्त्रीकरण का अर्थ एक ऐसे प्रयास से है जिसमें संपूर्ण विश्व समुदाय विध्वंसक और विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण के प्रयोग के भयानक परिणामों को समझते हुए पूरे मन से इनको नियंत्रित करने के लिए एकजुट हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के विनाशकारी शस्त्रों का किस प्रकार से नियंत्रण, एकजुट हो जाए। ये निःशस्त्रीकरण का अभिप्राय जिसमें मात्र कुछ राष्ट्र ही शस्त्रों को सीमित करने के प्रयासों में जुटे थे। ये प्रारंभिक स्थानीय शस्त्रीकरण का के परिणाम स्वरूप कुछ इसमें गुणात्मक निःशस्त्रीकरण का स्वरूप भी देखने को मिला, जैसे विशिष्ट प्रकार के विध्वंसक शस्त्रों में कटौती करना,
परंपरागत निःशस्त्रीकरण के रूप में जैसे परंपरागत शस्त्रों का बहिष्कार या कटौती करना, परमाणु निःशस्त्रीकरण जैसे परमाणु अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करने के लिए संकेत करना या उनके निर्माण पर रोक लगाना। विस्तृत एवं सामान्य निःशस्त्रीकरण के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि सभी देशों के द्वारा सभी प्रकार के शस्त्रों को समाप्त करना या इनमें कटौती करना या इनके व्यापार पर रोक लगाना। यही परिभाषा निःशस्त्रीकरण के व्यापक उद्देश्य को के नजदीक है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांश विद्वान समर्थन करते हैं। पूर्ण निःशस्त्रीकरण का अर्थ है एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें युद्ध काल में भी सभी मानवीय तथा भौतिक उपकरणों का उन्मूलन करना तथा किसी भी प्रकार का कोई भी शस्त्र नहीं होना, और अगर शस्त्र है भी तो उनका उपयोग या प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। इस प्रकार से ये शस्त्रीकरण की प्रक्रिया है। विनाशकारी युद्धों के पीछे शस्त्रीकरण की दौड़ प्रमुख कारण रही है, जैसा मैंने आपको पहले पिछले विश्व युद्धों के बारे में बताया। इसी शताब्दी में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध हुए, जो राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण के क्षेत्र में शक्ति संतुलन की सीमा लांघ जाने की प्रक्रिया अथवा उससे जुड़े हुए डर के कारण भड़के थे। पहले विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने जर्मनी और उसके मित्र देशों को विसैनीकृत घोषित करके उनकी सैन्य शक्ति तथा शस्त्रीकरण की सीमा पर रोक लगा दी थी, किंतु इससे यूरोप के कई देशों में शस्त्रीकरण की दौड़ कम नहीं हुई थी। अतः 1920 और 1936 के बीच अनेक सम्मेलनों के द्वारा विश्व की मुख्य शक्तियों ने निःशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए। इनका प्रभावशाली सिद्ध न होना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम रहा, और दूसरे विश्व युद्ध के भड़कने के कारण दुनिया तबाही के मोड़ पर आई। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व में कारगर देशों से निःशस्त्रीकरण लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम, वार्ता, संधि, समझौते के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, सामान्य अर्थ मैंने आपको बताई दिया। इसमें हम इसके और इसकी एक आध परिभाषाएं, अगर आप लोग किताब हो तो आप लोग उसमें पढ़ लें, एक आध दो परिभाषाएं आप पढ़ लें। इसके और भी दूसरी किताबों में अगर जो भी अर्थ दिए हों आप उसको अपने अनुसार समझ लें, और इसके बारे में अगले पीरियड में और इसी बात को